बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम हल करेंगे मश्क 1.5 जमात नहम। इस मश्क का जो पहला सवाल है इसमें हमें ये कहा गया है कि दर्ज झैल कालबों के मक्ता मालूम कीजिए। मक्ता क्या होता है, कैसे मालूम करते हैं, ये अभी आप लोग देखेंगे। जैसे हमारे पास एक कालब दिया है, एक ही बात कर लेते हैं। इसका पहला जो जुज़ है तो यहाँ हम इसको पहले लिख लेंगे सवाल को इस तरीके से कि ए कालब जो है वो बराबर है -1, 1, 2 और 0 के। ठीक है जी। तो ए का जो मक्ता होगा इसको अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है। और इसको जाहिर करने का तरीका क्या है कि या तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे DET, फिर यहाँ पे लिख देंगे ए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से ए लिख के इसके दोनों तरफ ये वाली छोटी छोटी जो लकीरें हैं बिल्कुल सीधी वो लगा देंगे, तो इसका मतलब भी ए का मक्ता होता है। मैं ये वाली अलामत इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है मक्ता को। अच्छा जी, अब ए का जो मक्ता है, जब हमने इसमें ये वाली अलामत लिखी ए का मक्ता की, तो जो ए कालब है उसमें भी यही अलामत लिख देनी है, क्योंकि ये जो अलामत होती है ये कालब की अलामत होती है। अब क्योंकि हम मक्ता मालूम कर रहे हैं तो अलामत भी मक्ता की लिख देंगे। यहाँ पे ये देखें, ये मक्ता की अलामत है। ठीक है, यहीं पे इसको हल कर लेते हैं क्योंकि बहुत मुख्तसर सा सवाल है ये। इनको ज़रब किस तरह करना है, ये क्रॉस में। ठीक है, इस तरीके से, यानी ये जो नफ़ी 1 है, यानी जो वतरी अरकान है, जैसे ये वतरी रुकन अरकान है, ये नफ़ी 1 और 0 इनको आपस में ज़रब कर देना है। जैसे आ जाएगा नफ़ी 1 ज़रब 0 और दरमियान में तफरीक की अलामत आनी है। आपने ये याद रखना है, क्योंकि जब हमने ज़रब किया था कालबों को तो 2 हिस्सों को ज़रब करके दरमियान में जमा लिखा था, लेकिन जब हमने मक्ता मालूम करना है तो 2 अरकान को ज़रब जब हमने कर देना है तो दरमियान में नफ़ी की अलामत आएगी। ठीक है, तो अब दूसरे अरकान कौन से इसमें जो गैर वतरी हैं वो है 1 और 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 ज़रब 2। ठीक है, अब जब इसको मुख्तसिर करेंगे तो मुख्तसिर करने से ये आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 1 और 0, ये आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से किसी भी हिस्से से ज़रब करते हैं तो 0 आ जाता है जवाब। यहाँ आ जाएगा नफ़ी 2 1 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नफ़ी 2। तो जो ए का मक्ता है वो नफ़ी 2 के बराबर आ गया। यही इस सवाल का जवाब है, तो यहाँ पे जवाब लिख देते हैं। ये पहला जो जुज़्व है वो हल हो गया इस तरीके से। अब देखें जो बाकी जुज़ हैं वो भी इसी तरीके से हल होंगे जैसे ये पहला जुज़ हल किया है। तो अब हम कर लेते हैं इसमें तीसरा जुज़ हल कर लेते हैं। तीसरा जुज़ क्या है, यहाँ पे वो है हमारे पास 3 2 3 2। ठीक है जी, ये है कालब हमारे पास सी के बराबर। अब हमने सी का क्योंकि मक्ता मालूम करना है तो वही वाले जो स्टेप्स हैं, वही वाले कदम जो हमने पहले वाले जुज़ में किए हैं वही यहाँ पे करेंगे। ये सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया सी का मक्ता, ये बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3 2 3 और 2 के। ठीक है, यहाँ मक्ता की अलामत आ गई। फिर ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 को 2 से ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 2, दरमियान में नफ़ी की अलामत 3 ज़रब 2 आ जाएगा ये भी। तो ये आ जाएगा अब हमारे पास 6 तफरीक 6 बराबर आ जाएगा 0 के। तो यही हमारे पास इस वाले सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके क्योंकि 4 जुज़ थे, 4 में से 2 मैंने हल कर दिए हैं, तो जो बाकी 2 जुज़ बचे हैं वो आप खुद से हल कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि वो आपसे हल हो जाएंगे आसानी से। इनकी पहले आपने मश्क कर लेनी है, यानी प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद जब आप इनको हल करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी, सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं अभी हम। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए हुए कालबों में से कौन से नादर हैं और कौन से गैर नादर हैं, इनको अलग अलग करना है। तो ये सवाल हल करने से पहले आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि नादर कालब किसे कहते हैं और गैर नादर कालब किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है कि अगर हमारे पास ए का जो मक्ता है वो 0 के बराबर आ गया तो वो वाला कालब नादर होगा।
ठीक है। और अगर ए का मक्ता जो है वो सिफर के बराबर नहीं होगा तो वो गैर नादर कालब होगा, क्योंकि सवाल नंबर 1 में हमने मक्ता मालूम करना सीखा है। तो जब हम मक्ता मालूम करना सीख जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पहचानना कि कौन सा नादर है और कौन सा गैर नादर है। जैसे अब हमने जैसे सवाल नंबर 1 हल किया था, तो उसमें जो पहला जुज हल किया तो यहाँ पे देखें इसका जवाब नफ़ी 2 आया था, ठीक है। तो ये जिसका जवाब नफ़ी 2 आया था हम लिखेंगे कि ए गैर नादर कालब है। अगर हम सी की बात करें, यहाँ पे सवाल नंबर 1 का सी जुज जो था, तीसरा जुज जो था, उसमें जवाब आया था सिफर, तो जवाब सिफर होने की वजह से हम लिखेंगे सी एक नादर कालब है, ठीक है। अब हम इसी तरह यही वाला सुलूक सवाल नंबर 2 के साथ कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो उसके लिए इसका हम बी जुज ले लेते हैं, ठीक है जी। बी जुज यहाँ पे लिखते हैं पहले, जिसके अरकान है 4, 1, 3, 2, ठीक है जी। इस तरीके से ये बराबर है हमारे पास बी के। तो हमने इसका मक्ता मालूम करना है अब, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी का मक्ता बराबर होगा 4, 1, 3, 2 के। यहाँ भी मक्ता की अलामत लिख देनी हमने, तो इसको मुख्तसर कर देते हैं यहाँ नीचे ही, क्योंकि दूसरा सवाल इसके सामने हल कर लेंगे फिर हम जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब 4 को 2 से ज़रब करेंगे, यानी 4 ज़रब 2 तफरीक 3 ज़रब 1, ठीक है जी। अब इसको हम लिखेंगे 4 2 8 नफ़ी 3 1 3, तो ये 8 में से 3 तफरीक करेंगे तो यह रहेगा 5। तो जो बी का मक्ता है वो 5 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि बी एक, या यहां पे लिख देते कालब बी, वाज़ेह हो जाएगा मजीद, कालब बी एक गैर नादर कालब है, ठीक है। ऐसे ये वाला जुज हमारा हल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, एक और जुज हल कर लेते हैं इनमें से, तो इसमें से डी वाला करते हैं अब हम हल, ठीक है जी। ये डी वाला जुज वो क्या है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सवाल को, जो कि है हमारे पास 5 नफ़ी 10 नफ़ी 2 और 4। इधर लिख लेते हैं हम डी। तो इसको हल करते हैं जिस तरह पहले हल किए हैं हमने सवालात। डी का मक्ता मालूम करना है हमने, तो पहले इसको मक्ता की शक्ल में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 5 नफ़ी 10 नफ़ी 2 और ये 4 है, ठीक है जी, जमा का 4। डी का मक्ता जो है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 और 4, इसको ज़रब करेंगे 5 ज़रब 4 तफरीक, यहाँ आ जाएगा नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 10। तो ये आ जाएगा अगले कदम में डी का मक्ता बराबर 5 4 20, और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, जमा नफ़ी फिर नफ़ी हो जाएगा, ये 10 2 20 हो गया ये, ठीक है। 20 में से जब 20 तफरीक करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, सिफर। तो जो भी कोई कालब सिफर के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, वो एक नादर कालब होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अब कि कालब डी एक नादर कालब है, ठीक है जी, नादर कालब है। इस तरीके से ये वाला जुज भी हमारा हल हो जाता है। बाकी जो 2 अज्जा रह गए हैं, ए वाला और सी वाला, ये आप खुद से हल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि अगर ये 2 वाले सवालात आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसकी मशक करेंगे, दोहराएंगे, तो ये दोनों आप खुद से ही हल कर पाएंगे। सवाल नंबर 3 जो दिया गया है हमें, उसमें कहा यह जा रहा है कि नीचे दिए हुए कालबों के ज़रबी माकूस मालूम कीजिए। तो ज़रबी माकूस जो है वो मालूम करना इंतहाई आसान है। उसमें 2 बातों का आपको पता होना चाहिए। पहले मैं उनको वाज़े करता हूँ आपके लिए, उसके बाद फिर हम ज़रबी माकूस मालूम कर लेंगे। फ़र्ज़ करेंगे हमने ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है, उसके लिए हम लिख देते हैं ए की ताकत नफ़ी 1, इसको कहते हैं ए का ज़रबी माकूस, ठीक है। और इनवर्स भी इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा, ए का ज़रबी माकूस जो है ये बराबर होता है
एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जिस कालब का हमने ज़रबी माकूस मालूम करना है उसके एडजॉइंट को, ये लकीर थोड़ी सी सीधी लगा लेते हैं, उसके एडजॉइंट को उसके मक्ता पर तकसीम कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a का मक्ता ज़रब, यहाँ ज़रब ना भी लिखें वैसे ही लिख दें ये, तो उसका मतलब भी ज़रब होगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस बात का तो आपको पहले 2 सवालात में वाज़ेह हो गया होगा कि ए का मक्ता क्या होता है और मालूम कैसे करते हैं इसको। जो नई बात है आप लोगों के लिए वो है एडजॉइंट, किसी भी कालब का एडजॉइंट क्या होता है। तो वो मैं आपको सवाल नंबर 1 हल करके साथ में ही आपको बता देता हूं कि एडजॉइंट जो है वो हम किस तरीके से किसी कालब का मालूम करते हैं या कर सकते हैं। जैसा कि हम सवाल नंबर 1 या जुज़ नंबर 1 इसका हल करते हैं अभी, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी आप लोगों पे कि किस तरीके से हम किसी भी कालब का ज़रबी माकूस मालूम करते हैं। तो पहले आ गया नफ़ी 1, फिर 3, फिर 2 और 0। किसी भी कालब का ज़रबी माकूस तभी मुमकिन होगा जब वो गैर नादर कालब होगा। जो नादर कालब होता है उसका ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें इसका मक्ता मालूम करना होगा, जो भी कालब हमें दिया गया होगा। ठीक है, तो इसका पहले मक्ता मालूम करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं ए का मक्ता बराबर है नफ़ी 1, 3, 2, 0। ये मक्ता की अलामत आ गई, यहीं पे लिख देते हैं नफ़ी 1 ज़रब 0, नफ़ी 2 ज़रब 3। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे लिख देते इसको 0 नफ़ी 3 2 6। तो जवाब आया हमारे पास नफ़ी 6। गैर नादर कालब है ये ए, इसलिए इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। ठीक है, अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं पहले सवाल में लिख देता हूं ताकि ये बात आप लोगों पे मज़ीद वाज़ेह हो जाए। ठीक है, क्योंकि कालब ए एक गैर नादर कालब है, इसलिए ज़रबी माकूस मुमकिन है। ठीक है जी, लेकिन उसके लिए हमें ए का क्या चाहिए, ए का एडजॉइंट भी चाहिए साथ में। तो ए का एडजॉइंट मैं यहीं पे लिखता हूं अब इसके सामने। ठीक है, इसी ए कालब के सामने इसका एडजॉइंट लिखता हूं। अब आप देखिएगा गौर से मेरा बेटा, ये लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में आपने क्या करना है, जो वतरी अरकान हैं उनकी आपस में जगह बदल देनी है। ठीक है, ये वतरी अरकान होते हैं, इनकी आपस में जगह बदल देनी है। जो गैर वतरी अरकान हैं उनकी सिर्फ अलामत बदलनी है, उनकी जगह नहीं बदलनी। मैं दोबारा इस फिक्रे को दोहराता हूं, इस बात को दोहराता हूं क्योंकि ये बहुत अहम है। आने वाली जो मशकें हैं उन सभी में ये इस्तेमाल होगी ये बात, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी हमने किसी भी कालब का एडजॉइंट मालूम करना है उसके लिए हमने उसके जो वतरी अरकान हैं उनकी जगह बदल देनी है। मैं यहाँ पे जगह बदल रहा हूँ, अब इनकी इधर 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 1। उनकी सिर्फ जगह बदली है, उनकी अलामतें नहीं बदली। और जो गैर वतरी अरकान हैं उनकी अलामतें बदल देनी हैं लेकिन उनकी जगह नहीं बदलनी। ठीक है, और ये जो अलामत है ये भी कालब वाली अलामत आएगी यहाँ पर। ठीक है, दोबारा फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि वतरी अरकान की जगह बदलने से और गैर वतरी अरकान की अलामतें बदल देने से हमारे पास उस कालब का एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं कि जो किसी भी कालब का ज़रबी माकूस होता है उसके लिए ये फार्मूला लिखेंगे हम और इसमें कीमतें दर्ज कर देंगे। अब हमें पता है कि ए का ज़रबी माकूस मालूम करना है, उसके लिए हमें ये फार्मूला लिखना पड़ेगा कि 1/a का मक्ता ज़रब एडजॉइंट ए, यानी ए का एडजॉइंट
और उसको तकसीम करना है ए के मक्ता पर। यहाँ लिख देते हैं अब 1 बटा, इसकी कीमत दर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा नफ़ी 6, क्योंकि जब हमने ए का मक्ता मालूम किया तो वो नफ़ी 6 के बराबर आया था। और ये आ जाएगा यहाँ पे ए का एडजॉइंट जो कि बराबर है 0, नफ़ी 3, नफ़ी 2 और नफ़ी 1 के। ठीक है जी। अब क्योंकि ये जो नफ़ी 6 है ये हर एक पे तकसीम हो जाएगा, हर एक पे तकसीम होगा, हर एक रुकन पर, तो इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से कि ये हो जाएगा 0 बटा नफ़ी 6, यहाँ आ जाएगा नफ़ी 3 बटा नफ़ी 6, इधर आ जाएगा नफ़ी 2 बटा नफ़ी 6, इधर आ जाएगा नफ़ी 1 बटा नफ़ी 6। ये जो 6 है, ये जो नफ़ी 6 तकसीम हो रहा है, इसको हर एक रुकन पे हमने तकसीम कर देना है। ये आ गया ए का ज़रबी माकूस। अगले कदम में हमने क्या करना है कि सिर्फ मुख्तसर कर देना है इसको। 0 को किसी पे भी तकसीम करें वो 0 ही रहता है, 0 ही हो जाता है। ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 1 बटा 2 आ गया यहाँ पे। नफ़ी और नफ़ी कट जाएगा, 2 3 6, 1 बटा 3 आ जाएगा यहाँ पर। नफ़ी और नफ़ी कट गया तो ये रह गया 1 बटा 6। इस तरीके से हमारे पास ये जो जुज़ नंबर ए है इसका ज़रबी माकूस आ गया है। ये बहुत ही अहम ये वाला जुज़ है, ये सवाल है। ज़रबी माकूस का समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आगे सवालात आएंगे या आगे मश्क आएगी उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि हमने ए वाला जुज़ हल कर लिया है, इसके बाद बी और सी वाले, क्योंकि उसमें सिर्फ अलामतें तब्दील हैं, बाकी इसी तरह का है जैसे ए वाला जुज़ हल किया हमने, वो आपने खुद हल कर लेना है। डी वाला जुज़ जो है ये मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि क्योंकि इसमें ये बटे आ रहे हैं, बटे वाली रकमें आ रही हैं, तो अक्सर मुश्किल लगता है ये बच्चों को हल करना। जुज़ नंबर जो डी है या चौथा जुज़ जो है वो लिख दिया है यहाँ पे। अब इसको हल करेंगे, क्योंकि इसका हमने ज़रबी माकूस मालूम करना है। उसके लिए पहले हम इसका मक्ता मालूम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा डी का मक्ता कुछ इस तरह से 1 बटा 2, 3 बटा 4, 1 और 2। मक्ता की अलामत लिखी यहाँ पे। मज़ीद इसको हल करेंगे। 1 बटा 2 इसने ज़रब होना है 2 के साथ, दरमियान में नफ़ी की अलामत, और 1 जो है ये ज़रब हो जाएगा 3 बटा 4 के साथ। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये 2 जो है ये 2 से कट गया, बाकी रह गया हमारे पास 1 नफ़ी। ये 1 है, 3 बटा 4 से ज़रब होके ये 3 बटा 4 ही रहेगा। इसके बाद अगले कदम में हम इसमें देखें 4 इसका जो अज़ाफ़े कल आ जाएगा। ठीक है। जब भी जमा या नफ़ी की अलामत आ जाए बटे वाली रकमों के दरमियान में, तो हमेशा ही जू अज़ाफ़े कल से उसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 नफ़ी 3 आ गया यहाँ पे ऊपर। 4 नफ़ी 3 1 होता है, तो 1 बटा 4 हमारे पास डी का मक्ता आ गया है। अब हमने इसका मक्ता हल कर लिया, इसका मतलब इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। लेकिन ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए भी हमें इसका एडजॉइंट चाहिए। वो यहीं पे इसके सामने इसका एडजॉइंट भी लिख देते हैं। एडजॉइंट डी, एडजॉइंट ऑफ डी, डी का एडजॉइंट वो कैसे हमने लिखना है कि जो वतरी अरकान है, यानी ये वाले वतरी अरकान हैं, इन दोनों की जगह बदल देनी है और गैर वतरी अरकान की अलामतें बदल देनी है। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा नफ़ी 3 बटा 4, यहाँ आ जाएगा नीचे नफ़ी 1 और यहाँ आ जाएगा 1 बटा 2। ठीक है जी। ऐसे हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो कीमतें हैं इनको लिख देना है नीचे। डी का ज़रबी माकूस लिख के, डी का ज़रबी माकूस बराबर होगा 1 बटा डी का मक्ता ज़रब एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है जी। अब इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। कीमतें दर्ज इस तरह से होंगी कि ये है 1 बटा 4। ठीक है। और एडजॉइंट क्या है इसका, वो है हमारे पास 2 नफ़ी 3 बटा 4, नफ़ी 1 और 1 बटा 2। ये देखें, ये बराबर आ जाएगा डी का ज़रबी माकूस के। जी। अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, वो ये कि जब भी
एक कीमत के बटे में बटे वाली कीमत आ जाए तो ये वाला जो तीसरे नंबर पे हिस्सा होता है इसको ऊपर लिख देते हैं बस। यानी ये आ जाएगा हमारे पास अगले कदम में, इसको लिखेंगे 4 और अंदर यही वाली कीमतें आ जाएंगी 2 नफ़ी 3/4 नफ़ी 1 और 1/2। ठीक है जी। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ये भी मैं आपको वजाहत करना चाहूँगा। यहाँ पे ये है 1/4, ये जायद हमारा काम है, एक्स्ट्रा वर्क है ये। तो इसका मतलब ये है 1 तकसीम 1/4। अब जब तकसीम होती है कोई कीमत तो उसको हम ज़रब में बदल देते हैं। जब ज़रब में बदल देते हैं तो उसके बाद वाली जो कीमत होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी 4/1 हो गया ये। तो 4/1 का मतलब इसके बटे में भी 1, ये ऊपर वाला ऊपर वाले से ज़रब, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। अगर ज़रब की अलामत हो तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4/1 मतलब 4 आ गया। इसलिए मुख्तसरन ये कह दिया जाता है कि जो तीसरे नंबर वाला हिस्सा होता है उसको हम उठा के ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरीके से वो जो बटे में बटा आता है वो हल हो जाता है। ठीक है जी। अब वापस सवाल की तरफ आते हैं। डी का ज़रबी माकूस मालूम कर रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा डी का ज़रबी माकूस बराबर है, इसने अंदर ज़रब हो जाना है हर एक कीमत के साथ, हर एक रुकन के साथ। 4 × 2 8 हो जाएगा। ये जब ज़रब होगा 4 4 के साथ कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा नफ़ी 3। 4 नफ़ी 1 से ज़रब होके नफ़ी 4 हो जाएगा। 4 1/2 से ज़रब होके सिर्फ 2 रह जाएगा। इसको आप हल भी कर सकते हैं रफ में। ठीक है, ऐसे लिख के 4 × 1/2। ठीक है, तो 2 कट गया तो यहाँ रह गया 2, यही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो डी का जो ज़रबी माकूस है वो ये वाला कालब आएगा। यही हमारे पास इस सवाल का जवाब है। ठीक है, तो मुझे यकीन है इस बात का कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी परेशानी की सूरत में आप नीचे कमेंट करके, कोई भी मेरा बेटा, कोई भी देखने वाला जो है, आप मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो परेशानी है उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। सवाल नंबर जो 4 है उसमें कहा गया है कि अगर ए ये कालब है, बी ये कालब है तो दर्ज झैल की तस्दीक कीजिए। इसमें जो पहला जुज़ है उसमें हमें ए कालब को ए के एडजॉइंट से ज़रब करना है, फिर एडजॉइंट को पहले लिख के ए के साथ ज़रब करना है, उसके बाद ए के डिटर्मिनेंट को आई से ज़रब करना है। तो तीनों का जवाब बराबर होगा। आई मतलब वाहदानी कालब होता है, ज़रबी ज़ाती कालब भी कहते हैं इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आई का मतलब होता है वाहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब, और दूसरे जुज़ में भी इनका जवाब वाहदानी कालब ही आएगा। पहले नंबर पे हम पहले वाला जुज़ ही हल कर लेते हैं, जिसमें हमें ये कहा गया है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से ज़रब करना है। तो हम सवाल को भी लिख लेते हैं पहले। ए ज़रब एडजॉइंट ए का एडजॉइंट बराबर होगा ए का एडजॉइंट ज़रब ए के, और ये बराबर होंगे डिटर्मिनेंट ए ज़रब आई के। ठीक है जी, आई मीन वाहदानी कालब। अच्छा जी, अब ए हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2, इधर लिख लेते 1 2 4 6। ये हमारे पास है ए कालब। ठीक है जी। अब ए कालब का एडजॉइंट मालूम करना है, तो एडजॉइंट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर ही लिख देते हैं इसके सामने ही, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए का एडजॉइंट बराबर किसके आएगा। हमें पता है कि एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है कि वतरी अरकान की जगह चेंज, यानी जगह तब्दील कर देनी है, और गैर वतरी अरकान की अलामतें तब्दील कर देनी है। तो ये हमारे पास आएगा फिर इस तरीके से 6 नफ़ी 2 और नफ़ी 4, फिर आ जाएगा हमारे पास 1। इस तरीके से ये ए का एडजॉइंट आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ज़रब। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए को हमने ज़रब करना है ए के एडजॉइंट के साथ। तो ये आ जाएगा अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 4 6, ए को पहले लिखना है
और ए के एडजॉइंट को बाद में लिखना है। यह रहेगा 6 नफ़ी 2 नफ़ी 4 और 1 के बराबर। अब इनको ज़रब कर देते हैं, ये वैसे ही लिखा रहने देंगे। ए ज़रब ए का एडजॉइंट ये बराबर होगा। अब देखें इस वाले कालब की कितारों को कालम के साथ ज़रब करना है, यानी ज़रब हमने इससे पहली मश्क में भी देखा था कि कैसे ज़रब करते हैं, तो उसकी आपको मश्क होगी अच्छे तरीके से। तो मैं मुख्तसरन यहाँ पे लिख देता हूँ। यह रहेगा 6 1 6 4 2 8, यहाँ पे नफ़ी 8 आ जाएगा। फिर 2 1 नफ़ी 2 2 1 जमा 2, फिर यह रहेगा 4 6 24, फिर 6 4 24, फिर यह रहेगा 4 2 8 और 6 1 6। ठीक है जी, ये इन दोनों को ज़रब करने से हमारे पास आ जाएगा ये। मज़ीद इसको जब हम मुख्तसर करेंगे तो 6 में से 8 तफरीक करें नफ़ी 2 आ जाता है, 2 में से 2 तफरीक करें 0 आ जाता है, 24 में से 24 तफरीक करें 0, नफ़ी 8 जमा 6 नफ़ी 2 होता है। तो ये हमारे पास अभी जवाब आया है इसका ए ज़रब ए का एडजॉइंट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे देखें, ये पहले वाली जो बिल्कुल बाएं तरफ लिखा है वो हल हो गया। जो दरमियान में लिखा हुआ है वो है कि जो एडजॉइंट ए का है उसको ए से ज़रब करना है, यानी एडजॉइंट वाली कीमत को पहले लिखना है, ए को बाद में लिख देना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, वो इस तरीके से। यहाँ मैं पहले कालब लिख लेता हूँ, बाद में लिखेंगे। तो कालब आ जाएगा हमारे पास, ये देखें एडजॉइंट वाला कालब था 6 नफ़ी 2 नफ़ी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है जी, ये आ गया ए का एडजॉइंट। फिर ए से इसको ज़रब कर देना है। ए कालब क्या है 1 2 4 6 के बराबर। यहाँ लिख देंगे ए का एडजॉइंट ज़रब ए। ठीक है जी। फिर इसके बाद अब ज़रब करना है इसको, जब 6 1 6 हो गया, यहाँ पे 4 2 नफ़ी 8 हो गया, 6 2 12 हो गया यहाँ पे, और ये 6 2 12 हो गया नफ़ी का, 4 1 नफ़ी 4 हो गया, और ये आ जाएगा 4 1 जमा 4 हो गया ये, फिर 4 2 नफ़ी 8 हो गया ये, और 6 1 जमा 6 हो गया ये। ठीक है, प्रैक्टिस की बात है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मश्क करेंगे, आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से और जल्दी हल कर लेंगे इसको। एडजॉइंट ऑफ ए ज़रब ए। अब इसको मुख्तसर कर देते हैं मज़ीद। 6 में से 8 निकालेंगे तो नफ़ी 2 आ जाएगा, 12 में से 12 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये नफ़ी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम गौर करें तो 2 अभी तक हमने इसकी साइडें हल की हैं, दरमियान वाली और बाएं वाली, दोनों का जवाब एक जैसा ही आया है। ये मेरा ख्याल है फ्रेम से बाहर चला गया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। एडजॉइंट ए ज़रब ए। ठीक है जी। अब हमारे पास सिर्फ एक साइड रह गई है। क्या रह गया है? कहता ए का डिटर्मिनेंट उसको आई से ज़रब करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए पहले हम ए लिखेंगे, जो कि यहाँ पे पहले से हमारे पास मौजूद है लिखा हुआ। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे ले आते हैं। ठीक है जी। तो ए का हमने पहले मालूम कर लेना है डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, मक्ता जिसे कहते हैं उर्दू में, उसको DET लिखते हैं ना, इसलिए यहाँ पे वैसे ही जाहिर किया गया था। तो अब यहाँ पे पहले ए का मक्ता मालूम करना है हमने। वो आ जाएगा हमारे पास 1 2 4 6। मक्ता की अलामत बराबर आ जाएगा ये 6 को 1 ज़रब 6 तफरीक 4 ज़रब 2। ठीक है जी। जब इसको हम मुख्तसर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 1 6 नफ़ी 4 2 8। तो ये होगा नफ़ी 2 के बराबर। अब ए का ये मक्ता है हमारे पास, यानी डिटर्मिनेंट है ए का। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए को हमने ज़रब करना था आई के साथ, तो इसको फिर हम इस तरीके से अब लिखेंगे। डिटर्मिनेंट जो है ए का वो नफ़ी 2 के बराबर है,
और आई जो है आइडेंटिटी या वहदानी कालब वो 1 0 0 1 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम इसको ज़रब करेंगे तो नफ़ी 2 इससे ज़रब होके ये हो जाएगा नफ़ी 2, ये 0 से ज़रब होके 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और नफ़ी 2 1 से ज़रब होके नफ़ी 2 हो गया। और अगर हम यहाँ पे गौर करें तो जो तीनों जवाबात हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो हम इसका मतलब ये है कि जो हमने साबित करना था वो साबित हो चुका है। तो इसलिए आखिर में हमने लिख देना है कि पस साबित हुआ। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे अब हम आखिर में इसका जवाब आ जाएगा कि पस साबित हुआ क्या साबित हुआ कि यहाँ पे हमने पहले ज़रब किया था ए ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए, वही लिख देना हमने ए ज़रब ए का एडजॉइंट। ठीक है जी, और ये बराबर था हमारे पास एडजॉइंट ए। ठीक है जी, ज़रब ए, और ये बराबर आया हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ज़रब आई के। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो सवाल है, ये जो जुज़ है, ये मुकम्मल तौर पे हल हो गया है। अगर हम दूसरे जुज़ की बात करें तो उसमें हमें कहा गया है कि जो बी है उसको ज़रब करना है बी के ज़रबी माकूस से, और वो बराबर आएगा ज़रबी ज़ाती कालब के या वाहदानी कालब के। ये जो आई होता है ये वाहदानी कालब के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो बी का ज़रबी माकूस होगा उसको फिर बी से ज़रब किया जाएगा, यानी ये वाली जो साइड है उसका जवाब बी ज़रबी ज़ाती कालब आएगा, और इधर वाली जो साइड है इसका भी जवाब ज़रबी ज़ाती कालब आएगा। इसके लिए हमें बी कालब चाहिए था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद बी का जो ज़रबी माकूस है वो मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, बी का मक्ता चाहिए और बी का एडजॉइंट चाहिए। तो बी का जो एडजॉइंट है वो मालूम करने से पहले हम पहले बी का मक्ता मालूम करते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या ज़रबी माकूस मुमकिन है या नहीं है। तो बी का जो मक्ता है वो मालूम करने के लिए यहाँ हमने लिखा बी का मक्ता, ये बराबर आ जाएगा 3 नफ़ी 1 2 और नफ़ी 2 के। ठीक है जी, इस तरीके से। और इसको जब हम मुख्तसर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 ज़रब 2 नफ़ी 6 और 2 1 2 जमा, यानी जमा का आ जाएगा ये 2। जब नफ़ी 6 जमा 2 करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा नफ़ी 4 के। तो बी का जो मक्ता है वो नफ़ी 4 के बराबर आ गया। इसका मतलब कि इसका यानी बी का ज़रबी माकूस मुमकिन है। अब उसके लिए हमें बी का जो है वो एडजॉइंट भी चाहिए। तो यहाँ हम बी का एडजॉइंट मालूम कर लेंगे, एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट का मतलब ये होता है कि वतरी अरकान की जगह बदल देनी है और गैर वतरी अरकान की अलामतें बदल देनी है। ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास नफ़ी 2 1 और नफ़ी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है जी, ये आ गया बी का एडजॉइंट। अब बी का एडजॉइंट भी आ गया, बी का मक्ता भी आ गया, बी का ज़रबी माकूस जो है वो अब यहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं। बी का ज़रबी माकूस जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, 1 बटा बी का मक्ता, यानी जिस बी कालब का ज़रबी माकूस मालूम करना हो तो उसको क्या करते हैं, बी उसके एडजॉइंट को उसके मक्ता पर तकसीम कर देते हैं। तो इसका एडजॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी पहले फार्मूला लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इसकी कीमत दर्ज कर देते हैं। तो कीमत क्या आएगी यहाँ पे, 1 बटा बी का मक्ता जो कि है 1 बटा नफ़ी 4। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एडजॉइंट बी। बी का एडजॉइंट क्या है, नफ़ी 2। इसी तरह 1, फिर ये आ जाएगा नफ़ी 2 और ये आ जाएगा 3। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगले जो कदम है, अगला कदम या अगला स्टेप जिसे कहते हैं, उसमें हमने क्या करना है, बी को ज़रब करना है बी के ज़रबी माकूस से। अब इसको हमने तकसीम नहीं करना यहाँ पे। उसकी वजह क्या है आपको मज़ीद आगे जाके खुद समझ आ जाएगी कि सवाल हल करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस। तो बी क्या है कालब हमारे पास, वो है 3 नफ़ी 1 2 नफ़ी 2। ये आ गया हमारे पास बी कालब। बी का जो ज़रबी माकूस है वो है 1 बटा नफ़ी 4। मैं बिल्कुल वैसे लिख रहा हूँ जैसे हमारे पास कीमतें हैं,
ताकि एक कदम और बढ़ा के आपको बात वाजे कर दी जाए। यहाँ आ जाएगा नफ़ी 2 1, नफ़ी 2 और ये आ जाएगा 3। जी, इसके बाद जो अगला कदम है उसमें हम क्या करेंगे, अब देखें ये जो 1/4 है इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि सारी जो कीमतें हैं ज़रब ही हो रही हैं। तो यहाँ पे इस कदम में हम लिख देते हैं बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस बराबर है 1/4 और ये वाला कालब ऐसे ही आ जाएगा, पहले 3 नफ़ी 1 2 और नफ़ी 2। जी ठीक है जी। इसके बाद जो अगला जो कदम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले तो हम ये कालब लिख रहे हैं, इसी तरह अगले कदम में सिर्फ इसको ज़रब कर देना है। ये वैसे ही आ गया 1/4, तो ये आ जाएगा 3 2 6, यहाँ आ जाएगा नफ़ी 6, कालब की अलामत ऐसे ही आ जाएगी नफ़ी 6 और 2 1 2 यानी जमा 2 आ गया ये। फिर इसी तरह 3 1 3 आ जाएगा यहाँ पे और 3 1 3 आ गया ये नफ़ी का। फिर 2 2 नफ़ी 4, ये आ जाएगा 2 2 जमा 4, 2 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 नफ़ी 6 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास ये वाला कदम, ये वाला स्टेप। ठीक है, स्टेप को उर्दू में कदम कहते हैं इसलिए मैं इसको कदम ही कहता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला कदम है उसमें हमने क्या करना है, बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस बराबर 1/4। अब देखें यहाँ पे नफ़ी 6 जमा 2 नफ़ी 4 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे नफ़ी 4 आ गया ये। अब हमने क्या करना है, इन सारे अरकान को नफ़ी 4 पे तकसीम कर देना है। तो बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस बराबर आ जाएगा हमारे पास, नफ़ी 4 को नफ़ी 4 पे तकसीम करेंगे, जमा 1 0 0 और 1। और ये जो होता है कालब इसको कहते हैं ज़रबी ज़ाती कालब, यानी बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस बराबर आ गया हमारे पास ज़रबी ज़ाती कालब के, जो कि आई के बराबर होता है। और हमें सवाल में कहा भी यही गया था, अगर हम देखें ऊपर आके ये देखें बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस बराबर आई के आएगा, तो ये आ चुका है। इसी तरह अब हम बी का ज़रबी माकूस ज़रब बी कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ लिख लेते हैं बी का ज़रबी माकूस अब पहले आ जाएगा, बी का ज़रबी माकूस ज़रब बी। ठीक है, इस तरीके से इसको अब हमने हल करना है। तो कीमतें लिखने के लिए यहाँ पे पहले दोनों कीमतें ले आते हैं। उसके लिए ये बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस है, इसी वाले जो स्टेप है इसको मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत है। इसको नीचे आके खुद से ही बेहतर तरतीब हो जाएगी, यानी तरतीब चेंज करनी पड़ेगी, बाकी तो पहले हमारे पास लिखा पड़ा है ये यहाँ पे। तो अभी इसको मैं यहाँ पे ला के सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि पहले ये बी कालब था, इस बी कालब को अब हमने बाद में लिखना है, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये तरतीब खुद ब खुद से ठीक हो गई, यानी इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले बी का ज़रबी माकूस लिखा, फिर उसके बाद बी कालब लिखा। अब हमने इन दोनों को क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। जब हम ज़रब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 और यहाँ आ जाएगा 3 2 नफ़ी 6 और 2 1 2 जमा 2 आ गया ये। इसी तरह 2 1 2 ये जमा का 2 आ जाएगा और 2 1 2 ये नफ़ी का 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 3 6 ये नफ़ी का 6 आ गया और इसी तरह ये आ जाएगा 3 2 6 ये जमा का 6 आ गया। ठीक है, फिर आ गया 2 1 2 ये जमा का 2 आ गया और 3 2 6 ये नफ़ी का 6 इधर आ गया। ये आ जाएगा बी का ज़रबी माकूस ज़रब बी। फिर इसी तरह अगले कदम में बी का ज़रबी माकूस ज़रब बी बराबर आ जाएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा नफ़ी 4। अगले कदम में देखें ये आएगा हमारे पास बी का ज़रबी माकूस ज़रब बी बराबर है, जब हम इसको नफ़ी 4 पे तकसीम करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर 1 0 0 और 1, और ये वाहदानी कालब कहलाता है, इसको ज़रबी ज़ाती कालब भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा बी का ज़रबी माकूस ज़रब बी बराबर है आई के, और यही हमने साबित करना था सवाल में। ठीक है, तो आखिर में हम लिख देते हैं यहाँ पे पस साबित हुआ, पस साबित हुआ कि क्या साबित किया हमने
कि बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस बराबर है आई के, और आई जो है ये बराबर है बी का ज़रबी माकूस ज़रब बी के। यानी दोनों जो हमने ज़रब किया बी के ज़रबी माकूस को बी से या बी को बी के ज़रबी माकूस से, तो जवाब हमारे पास ये वहदानी कालब ही आया। यही हमने साबित करना था। ऐसे हमारा ये वाला जो सवाल है ये भी हल हो जाता है मुकम्मल तौर पे। सवाल नंबर 5 को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कालबों के जोड़ों में से साबित कीजिए कि हर एक कालब दूसरे कालब का ज़रबी माकूस है या नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 2 जुज़ हैं, इसके दोनों में से एक मैं हल कर देता हूँ, एक आपने हल कर लेना है। तो मैं दूसरा जुज़ हल करता हूँ, पहला आपने खुद हल कर लेना है। दूसरे जुज़ में क्या करना है, हमारे पास 2 कालब हैं, दोनों में से किसी भी एक कालब को हमने सेलेक्ट कर लेना है, मुंतखब कर लेना है। तो कैसे करेंगे इसको मुंतखब, यहाँ पे हमने लिख लेना है सबसे पहले फ़र्ज़ किया अपनी तरफ से हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि जो ए कालब है ये बराबर है इसके, ठीक है, यानी 1 2 2 और 3 के, ठीक है। इसको ए लिख लेना है और इसको बी लिख लें आप, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम बी कालब, बी बराबर है नफ़ी 3 2 2 और नफ़ी 1 के। ये हमने अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया। क्यों फ़र्ज़ किया कि हमारे लिए आसान हो जाएगा फार्मूला बना के लिखना इसको, क्योंकि हमारे पास फार्मूला तो ज़रबी माकूस का इसी तरह लिखना पड़ेगा ना कि उसका मक्ता मालूम करना पड़ेगा, उसका एडजॉइंट मालूम करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका नाम हमने दे दिया। अब हमने क्या करना है, या तो बी को ले लेना है या ए को ले लेना है। इन दोनों में से किसी एक का ज़रबी माकूस मालूम कर लेना है, और अगर जवाब दूसरे कालब के बराबर आ गया तो मतलब ये है कि वो एक दूसरे का ज़रबी माकूस होंगे, वरना नहीं होंगे। अच्छा, अब देखें हम इसमें से ए को ले लेते हैं। तो यहाँ हम पहले लिखते हैं ए कालब, ए हमारे पास है, पहले ए लिखा हुआ है, बहरहाल मैं यहाँ पे ए का मक्ता मालूम कर लेता हूँ। ए का मक्ता बराबर है 1 2 2 और 3 के, ठीक है जी, ये आ जाएगा इसका मक्ता। अच्छा, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास अब 3 1 ये आ जाएगा 2 2 4 नफ़ी 3 1 3, 4 में से 3 तफरीक करें तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया इसका मक्ता। क्योंकि मक्ता अब 0 के बराबर नहीं है इसलिए ज़रबी माकूस मुमकिन है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लिखेंगे। क्या आएगा, इसके वतरी अरकान की जगह बदल देते हैं, जो कि आ जाएगा हमारे पास 3, और इनकी गैर वतरी की क्योंकि अलामतें बदलनी है तो साथ ही लिख देते हैं नफ़ी 2, ये भी नफ़ी 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1, इस तरीके से, ठीक है जी। ये आ गया जी बी का एडजॉइंट। अब ज़रबी माकूस मालूम कर लेते हैं ए का। ए शायद में बी कह गया हूँ तो माजरत उसके लिए। ए का जो ज़रबी माकूस है वो बराबर आ जाएगा 1/a का मक्ता ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट क्या है यहाँ पे हमारे पास 3 नफ़ी 2 और 1, इसके बराबर है ये, ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए का मक्ता क्या है 1 के बराबर। तो जब हम इसमें 1 दर्ज करेंगे तो ए का ज़रबी माकूस जो है ये बराबर आ जाएगा। यहाँ मैंने फार्मूला लिखना था तो मैंने ये एडजॉइंट ही लिख दिया। ये चलें खैर, बहरहाल 1/1 का मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही आ जाएगा 3 नफ़ी 2 और 1, ये इसके बराबर आ गया। तो अगर हम देखें तो क्या ये इसके बराबर है, ये ए का मक्ता जो या ए का ज़रबी माकूस बी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए और बी एक दूसरे के ज़रबी माकूस नहीं है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो जुज़ है ये हल हो गया है। अब हो सकता है इसमें जो पहला जुज़ है वो इसका ज़रबी माकूस हो ये, ठीक है, वो आप खुद हल करके देख लीजिएगा। अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, वो किसी और वीडियो में या अलग से उसकी वीडियो बना दी जाएगी, जो कि मुझे उम्मीद है कि कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ज़रबी माकूस ही मालूम करना है, वो हम पहले सवालात में भी करते आए हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी।
अब आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 6 की जानिब। सवाल नंबर 6 हमारे पास है ए, बी और डी, ये हमारे पास कालब दिए हुए हैं और यहाँ पे जो सवाल है उसमें कहा गया है पहला जुज़ ए बी का ज़रबी माकूस, बी का ज़रबी माकूस, ए का ज़रबी माकूस, इनको आपस में हल करना है हमने। दोनों में से एक जुज़ मैं हल कर देता हूँ ए और ये दूसरा ही हल कर देता हूँ मैं, ठीक है। पहला जुज़ आप लोग हल कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, दूसरा जुज़ पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, वो है डी ए, इसका ज़रबी माकूस सारे का ये बराबर होगा ए का ज़रबी माकूस ज़रब डी का ज़रबी माकूस। और ये आपने जो है मारूजी के लिए भी याद रखना है कि अगर दो कालबों का जो हासिल ज़रब है उसका ज़रबी माकूस हो तो पहले वाला कालब दूसरी जगह पे, दूसरे वाला पहली जगह पे आ जाता है और उनका ज़रबी माकूस अलग अलग से हम लिख देते हैं। तो ये अगर मैं टेस्ट या पेपर बनाऊं तो ऐसे सवाल ज़रूर दूं ताकि जिससे आपका पता चले कि आपको कितनी समझ है इस वाले चैप्टर की, इस वाले टॉपिक की, इस उन्वान की। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। इसमें अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल कर लेना है, यानी जो बाएं तरफ लिख के दिया हुआ है हमें वो है डी ए का ज़रबी माकूस सारे का। तो उसमें पहले हमें डी ए मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। डी ए मालूम करने के लिए हमें डी कालब को ए कालब से ज़रब करना है, तो वो लिख देते हैं हम पहले डी कालब जो कि है 3 1 नफ़ी 2 और 2, ठीक है जी। ये आ गया डी कालब और यहाँ लिख देते हैं हम ए कालब। ए कालब क्या है 4 0 नफ़ी 1 और 2, ठीक है जी, इसके बराबर है ये। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, ज़रब करना है इनको, तो ज़रब करने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं 3 4 12 1 1 नफ़ी 1 और इसके बाद आ जाएगा 3 0 0 और 2 1 जमा 2। इसी तरह 4 2 नफ़ी 8, फिर आ जाएगा 2 1 नफ़ी 2, फिर आ जाएगा 0 यहाँ पे 2 2 जमा 4। ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 12 में से 1 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 नफ़ी 8 और नफ़ी 2 नफ़ी 10 और इसी तरह ये आ जाएगा 4 के बराबर। अभी आया ये हमारे पास डी के बराबर, ये है डी। अभी ये जो कालब है ये है डी ए। अब हमें डी ए का ज़रबी माकूस चाहिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे डी ए का जो ज़रबी माकूस है वो बराबर क्योंकि होगा 1/डी ए का मकता और इसको हमें ज़रब करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ डी ए, यानी डी ए का एडजॉइंट उसको तकसीम करेंगे डी ए का मकता से। तो इसके लिए पहले हम मकता मालूम करेंगे। ये हमारे पास क्योंकि डी ए है ये वाला कालब, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं डी ए का मकता, ठीक है। तो डी ए का मकता क्या होगा, ये डी ए कालब लिखा 11 2 नफ़ी 10 और 4, ठीक है जी। फिर लिखा हमने यहाँ पे डी ए का मकता बराबर आ जाएगा 11 4 44, ठीक है, और यह आ जाएगा जमा 10 2 20, ठीक है। 44 और 20 होता है 64, तो ये 64 आ जाएगा डी ए का मकता। अब इसका एडजॉइंट भी लिखना है तो वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसके सामने एडजॉइंट डी ए, यानी डी ए का एडजॉइंट क्या होगा, वो होगा हमारे पास बराबर वतरी अरकान की जगह तब्दील जो कि है यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख दिया जाएगा गैर वतरी अरकान की अलामत तब्दील नफ़ी 2 10 और ये आ जाएगा 11। ये आ गया इसका एडजॉइंट, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है ये बात वाज़ेह हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमने सिर्फ कीमतें दर्ज करनी है। इस वाली जो मसावात है ये जहाँ मैंने तीर लगाया है, ठीक है, इसमें हमने कीमतें दर्ज करनी है। तो डी ए का ज़रबी माकूस बराबर आ जाएगा 1/डी ए का मकता जो कि है हमारे पास 64 और इसका जो एडजॉइंट है वो लिख देते हैं 4 नफ़ी 2 10 और 11, ठीक है जी। मज़ीद इसको मुख्तसर करना पड़ेगा हमें,
उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी ए का सारे का ज़रबी माकूस बराबर हो जाएगा 4/64। इसी तरह नफ़ी 2/64, इसी तरह 10/64 और आ जाएगा ये 11/64। इसको हल करेंगे यानी मुख्तसर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4 2 4 6 24 1/16। ठीक है जी। और ये नफ़ी 1/32। ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा 2 5 10, 5 आ गया, और 2 32 64, 5/32, और ये आ जाएगा 11/64। ऐसे तो ये हमारे पास जवाब आ गया है अभी डी ए सारे का ज़रबी माकूस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए का ज़रबी माकूस और डी का ज़रबी माकूस मालूम करना है और उसको आपस में ज़रब करना है, क्योंकि इसकी जो दाएं तरफ है उसमें हमें कहा गया है कि ए का ज़रबी माकूस और डी का ज़रबी माकूस इनको आपस में हमने ज़रब करना है। तो उसके लिए हमें ए का और डी का ज़रबी माकूस अलग अलग से मालूम करना पड़ेगा। तो हमें चाहिए ए और डी दोनों कालब जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं इधर से इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ए और डी दो कालब हैं, इन्हीं की हमें ज़रूरत है, तो ताकि हमें बार बार ऊपर जो है वो जाना ना पड़े इन कालबों के लिए। जी, ये इनके 2 अरकान ऊपर रह गए हैं बेचारे, उनको भी नीचे लेके आना पड़ेगा अब हमें। इस तरीके से ये डी और ए कालब हैं। पहले हम ए का ज़रबी माकूस मालूम कर लेते हैं। उसके लिए पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ए कालब। ए कालब बराबर है 4 0 नफ़ी 1 और 2 के। इधर ही एडजॉइंट इसका लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट बराबर आ जाएगा 4 और 2 की जगह बदल देनी है, यह रहेगा 2 0 1 और 4 के। ये आ गया एडजॉइंट हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मक्ता भी मालूम करना है, तो मक्ता आ गया हमारे पास अब 4 2 8 और यहाँ रहेगा नफ़ी 0। ठीक है, 8 में से 0 निकालें, 8 आ जाएगा। तो ए का एडजॉइंट आ गया, ए का मक्ता आ गया। अब यहाँ आ रहेगा ए का ज़रबी माकूस बराबर 1/8 और ये ज़रब होगा किसके साथ, 2 0 1 और 4 के साथ। ठीक है, और ये बराबर आ गया हमारे पास। अब इसको तकसीम करेंगे तो ये आ रहेगा 1/4, ये आ रहेगा 0, ये आ रहेगा 1/8 और ये आ रहेगा 1/2। ठीक है, मैं ये मुख्तसर करके इसको लिख रहा हूँ क्योंकि हर एक को जब हम 8 पे तकसीम करेंगे फिर मुख्तसर करेंगे तो यही वाला जवाब आ जाएगा। अब बी की तरफ यानी डी की तरफ बढ़ते हैं, यानी दूसरा जो कालब है। डी कालब क्या है वो पहले लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डी कालब, जो कि है हमारे पास 3 1 नफ़ी 2 और 2 के। ठीक है जी, इसका यहाँ पे एडजॉइंट लिख देते हैं डी का, जो कि हमारे पास आ रहेगा यहाँ पे 2 नफ़ी 1 2 और यहाँ पे आ रहेगा 3। ठीक है जी, वतरी अरकान की जगह तब्दील की, गैर वतरी अरकान की अलामतें बदल दी। अब डी का लिखना है हमने मक्ता यहाँ पे, जो कि आ रहेगा हमारे पास 3 2 6 आ गया ये, और ये जमा 2 आ गया। ठीक है, 6 और 2 8 होता है, तो ये आ गया डी का मक्ता। अब हमने डी का ज़रबी माकूस मालूम कर लेना है, वो आ रहेगा हमारे पास 1/8 और ये आ रहेगा हमारे पास 2 नफ़ी 1 2 और 3। इसको लिख देंगे अब हम 1/4 और नफ़ी 1/8 और ये आ रहेगा हमारे पास 2/8 का मतलब 1/4। ठीक है, 1/4। इसी तरह ये आ रहेगा 3/8। ये आ गया हमारे पास डी का ज़रबी माकूस। अब हमने क्या करना है, जो डी का ज़रबी माकूस और ए का ज़रबी माकूस है इनको आपस में ज़रब करना है, और ज़रब करते हुए ध्यान रखना है कि पहले ए का ज़रबी माकूस लिखना है जो कि हमें कहा गया है। ठीक है, ए का ज़रबी माकूस और डी का ज़रबी माकूस मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको हल करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। ये ए का ज़रबी माकूस ज़रब डी का ज़रबी माकूस, ये बराबर है
ए का ज़रबी माकूस आ गया हमारे पास 1/4 और ये आ रहा है 0, ये आ गया 1/8 और ये आ गया 1/2। ठीक है जी, ए का ज़रबी माकूस है ये। इसी तरह हमारे पास डी का ज़रबी माकूस आ जाएगा 1/4 जो पहले मालूम किया हुआ है, नफ़ी 1/8। इसी तरह ये आ जाएगा नीचे 1/4 और ये आ जाएगा नीचे 3/8। ठीक है जी। अब इन दोनों को हम कर देते हैं ज़रब। ज़रब करके हमारे पास आ जाएगा जवाब जी। ये आ गया ए का ज़रबी माकूस ज़रब डी का ज़रबी माकूस बराबर है। अब 1/4 को 1/4 से ज़रब करना है, तो इधर मैं आपको साथ साथ हल करके दिखाता हूँ। 1/4 ज़रब 1/4। ठीक है जी, तो ये आ गया 1/16। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देते हैं 1/16। सिफर ने इससे ज़रब होके हो जाना है 0। ठीक है जी, 1/16 जमा 0। फिर 1/4 ने 1/8 से ज़रब होना है, तो यहाँ लिख देते हैं 1/4 ज़रब 1/8 और ये नफ़ी का है, ये 8 4 32 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे नफ़ी 1/32। ठीक है जी, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे 0। फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा दूसरी की तार पहला कॉलम 1/8 और 1/4, ये आ जाएगा 1/32 और ये 1/2 है, ये 1/4 है, यहाँ आ जाएगा जमा 1/8। फिर देखें 1/8 8 64, यहाँ आ जाएगा नफ़ी 1/64 और ये आ जाएगा 1/2, ये 3/8। तो ये रह जाएगा हमारे पास जमा 3 1 3 8 2 16, 3/16 आ जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, हम पहले हल करते हैं, बाद में ये लिखते ताकि ये दरमियान में लिखा जाए ये बराबर। अच्छा, 1/16 में 0 जमा करें तो ये 1/16 ही आ जाएगा। ये नफ़ी 1/32 ही इधर आ जाएगा। ठीक है जी, और ये 8 4 32 होता है, इसका जो इजाफे कर लेना पड़ेगा 1/32 जमा 1/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32 इसका जो इजाफे कल, तो ये आ जाएगा 1 जमा 8 4 32, यहाँ आ जाएगा 4 4 और 1 5 5/32 इधर आ जाएगा 5/32 आ गया। ये 16 4 64। ठीक है, 16 4 64 64 जो इजाफे कल आया। इनको आप अलहदा से हल कर लीजिएगा, छोटी जमातों वाला काम है, जुबानी करना सीखे वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ ये कि 16 4 64 4 3 12, 12 में से 1 निकाले 11, तो 11/64 इधर आ जाएगा 11/64। ठीक है जी, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास ए का ज़रबी माकूस ज़रब डी का ज़रबी माकूस। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है कि क्या ये बराबर है बाएं तरफ वाली साइड के 1/16 नफ़ी 1/32। ये पहले देखते हैं, ये देखें 1/16 1/32, ये देखें यहाँ पे 1/16 नफ़ी 1/32। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास रो है 5/32 और 11/64, ये देखें 5/32 और 11/64। इसका मतलब हमारा सवाल जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो हम आखिर में लिख देंगे अब पस साबित हुआ। क्या साबित हुआ कि यहां लिखेंगे हम पस साबित हुआ कि क्या साबित हुआ कि डी ए का ज़रबी माकूस बराबर है ए का ज़रबी माकूस ज़रब डी का ज़रबी माकूस। इस तरीके से हमारा ये सवाल जो है ये हल हो जाता है। और जो इसका दूसरा जुज़ है वो आप खुद हल कीजिएगा। कोई परेशानी हो, किसी बात की समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए आसानी की वजह बना जा सके। शुक्रिया जी।